हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है कि गोल्ड बाय करें या सिल्वर। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक्स और गोल्ड का अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि गोल्ड हमारा एक रियल एसेट है, जिसमें हम अपने घरों में रखते हैं। हमारी मॉम्स उसको जमा करके रखती है और उसे कभी बेचती नहीं है। और स्टॉक्स का कैसा है कि ज़्यादातर अभी मार्केट मतलब लोगों का जो मार्केट है वो ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। लोग रोज़ खरीदना बेचना उसे पसंद करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि क्या गोल्ड की स्टेबिलिटीज़ है, क्या इंस्टेबिलिटी है, गोल्ड के क्या फ़ायदे नुकसान है रखने में या फिर थोड़ी दिन रखने में फिर बेचने में, और शेयर्स का क्या महत्व है हमारी लाइफ में। तो मैं आपका दोनों का स्टेबिलिटी पहले बता देना चाहता हूँ कि कौन ज़्यादा स्टेबल इन्वेस्टमेंट है अपने डे टू डे लाइफ में। ओके, तो जैसे हम पहले शेयर्स की बात करें, तो शेयर्स में इंस्टेबिलिटी से हम बात करें तो शेयर कब कब नीचे जाता है। तो देखिए, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जब सरकार बार बार चेंज होती रहती है या फिर कोई प्रेसिडेंट है जो इस्तीफा दे देता है, फिर उसकी जगह पे नया प्रेसिडेंट आने का टाइम होता है, तो फिर इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल जो थिंग्स होते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, कोई नई पॉलिसी आ जाती है, तो जिससे नया बजट आ गया, तो फिर उस बजट के हिसाब से भी काम होना शुरू हो जाएगा। तो वो अगर बजट अच्छा नहीं लगा या फिर फाइनेंशियली वो सपोर्ट नहीं कर रहा है कंट्री को, तो फिर मार्केट नीचे की ओर आने को चला जाता है। कुछ वॉर्स का टेंशन हो गया, कभी किसी ने पीएम ने बोल दिया कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे ऐसा वगैरह, या फिर कोई बॉर्डर में टेंशन आ गया, चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया हमारी बॉर्डर पे, तो फिर सबको लगता है यार देश का क्या होगा, करेंसी का क्या होगा, इसलिए वो मार्केट ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है हाई इन्फ्लेशन। जैसे ही हमारे करेंसी है जो रुपीज़ है, जो इतने सालों से नीचे नीचे ही गिर रहा है, अगर वो कंटिन्यूसली नीचे गिरता है तो महंगाई बढ़ती है। अगर वो रुपये की वैल्यू कम होती जाएगी, तो फिर हमें एक चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। ज़्यादा पैसे देंगे तो फिर वो इन्फ्लेशन कहलाता है, जो आई थिंक 7.5 to 8% से हमारे देश में एवरी ईयर इन्फ्लेशन हो रहा है। उसमें तीसरा कारण है कि राइजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हमारे देश में बेरोजगारी ज़्यादा होगी, लोग काम नहीं करेंगे या फिर उनको काम नहीं मिलेगा, तो इस वजह से भी मार्केट में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम ही कंज्यूमर हैं। जो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है, अगर हम उनके प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, उनके प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो फिर कंपनी के पास में ग्राहक नहीं होगी, तो कंपनी का शेयर्स भी डाउनफॉल ही होगा उसका, क्योंकि उनके उसमें कस्टमर्स ही नहीं होंगे बेचने के लिए। ओके, इसका नेक्स्ट रीज़न हो सकता है रिसेशन। जैसे ही इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है तो मंदी आ जाती है, कभी बहुत मार्केट गिर जाता है, जैसे कि 2008 में हुआ था, कोविड के टाइम पे हुआ था कि ह्यूज रिसेशन आया था, क्योंकि एक्सीडेंटली बहुत मार्केट गिर गया था, जिसकी वजह से मंदी आ गई थी, तो फिर सब कुछ महंगा हो गया था। इसकी वजह से भी मार्केट का स्टेबिलिटी नहीं होता है। और कुछ कारण होता है कि हाई बॉन्ड यील्ड्स, ओके, अट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम इंडियन इक्विटीज। क्योंकि अगर जो बॉन्ड्स होते हैं, यूएस बैक्ड बॉन्ड्स होते हैं, यूएस की जो बॉन्ड्स होते हैं उसको बैक करने के बैक में होते हैं वो, और हमारे बॉन्ड्स जो होते हैं जो इसके पीछे, वो यूएस के बॉन्ड्स खड़े होते हैं। तो फिर अगर ये वहाँ पे अगर ज़्यादा इंटरेस्ट मिले लोगों को, जैसे कि वो 11-12% तो अभी प्रॉमिस करते हैं, पर इक्विटी हमारा 18 to 21% देता है, तो अगर वो थोड़ा 15-16% पे अगर आ गए देने के लिए रिटर्न, तो फिर लोग इक्विटी से पैसे निकाल के बॉन्ड्स में डालेंगे, क्योंकि वो तो ज़्यादा सेफ होता है। अगर सरकार ही उनको 12% बना के दे रही है बॉन्ड्स के रूप में, तो फिर उन्हें स्टॉक में इतना रिस्क लेके क्या मतलब, ऐसा लोग सोचेंगे। इसका और रीजंस हो सकते हैं कि एफ जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो अगर वो पैसा हमारे मार्केट से बाहर निकाले या फिर इंडियन मार्केट से जो उन्होंने पैसा डाला है इंडियन मार्केट में उनका पैसा ग्रो होने के लिए, अगर उन्हें वो ग्रो होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फिर वो इंडिया से पैसे निकाल के वापस यूएस लेके जाएंगे। यूएसए के
स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिनके ऑलरेडी कंपनी जितना ग्रो कर सकती है उतनी ग्रो कर चुकी है। इंडियन डेवलपिंग मार्केट है, इसलिए यहाँ पे अगर कोई स्टॉक ग्रो करता है, कोई कंपनी ग्रो करती है, तो उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे क्योंकि अभी वो डी वैल्यू में है। और अगर ये उनकी वैल्यू यूएस स्टॉक्स के सिमिलर ही है, या फिर यहाँ पे शेयर उनको बहुत महंगे मिल रहे हैं यूएस के हिसाब से, तो फिर वो वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अभी स्टेबिलिटी ऑफ गोल्ड की तरफ। गोल्ड क्यों स्टेबल है, क्यों इंडियंस इतना गोल्ड को प्रेफर करते हैं? यहाँ तक कि जो वर्ल्ड के जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं, यूएस के यूएस के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया की, वो क्यों इतना गोल्ड स्टोर करके रखती है? क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि वो सिल्वर क्यों नहीं स्टोर करते, वो गोल्ड क्यों स्टोर करके रख रहे हैं? इसके कारण है सेफ हेवन एसेट। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, मतलब कभी भी कुछ भी हो मार्केट में, गोल्ड ऊपर ही जाता है हिस्टोरिकली। जैसे ही रुपी की वैल्यू गिरती है, मार्केट में रिसेशन आता है, पूरे स्टॉक्स नीचे आने लग जाते हैं, लोगों के पैसा डूबने, अगर लोग बेचे तो पैसा डूबने पे आ जाए, तब सिर्फ गोल्ड ऊपर जाता है। ऐसा हिस्ट्री बताती है, क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन है। वो फिजिकल गोल्ड है, उसकी कीमत भारत में तय नहीं होती, उसकी कीमत कॉमेक्स में, यूएस में तय होती है, जिसकी वजह से जो गोल्ड है, जो रियल एसेट है, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, क्योंकि वो लिमिटेड है। रुपी क्यों वैल्यू कम होती है? क्योंकि सरकार जितना चाहे उसे प्रिंट कर सकती है। अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास में नोट के फॉर्म में, जो फिएट मनी जिसे कहते हैं, नोट के फॉर्म में अवेलेबल है, अगर हम उसे ज़्यादा, अगर सरकार उसे ज़्यादा प्रिंट करती है, तो फिर जो हमारे पास अभी करंट में जो मनी है उसका वैल्यू कम हो जाएगा ना, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो भी उसका वैल्यू होगा। इसीलिए गोल्ड कोई छाप नहीं सकता है, उसकी माइनिंग होती है। ओके, जो भी, मतलब एक लिमिटेड है गोल्ड। गोल्ड की एक लिमिट है, कोई इसे छाप नहीं सकता है, कोई उसे बढ़ा नहीं सकता है। वो जितना है, क्योंकि वो, उसका डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ज़्यादा गोल्ड निकल नहीं रहा है। जितना गोल्ड है उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो फिर इसीलिए उसकी प्राइजेस बढ़ते रहती है। और नेक्स्ट इसका स्टेबिलिटी का कारण है कि ग्लोबली डिसाइड होती है कॉमिक्स में। ये इंडिया का अलग गोल्ड का प्राइस है, यूएस का अलग है, चाइना का अलग है, ऐसा नहीं होता है। जो दुनिया में एक ही प्राइस होता है जो गोल्ड का चालू है, जो $5,000 अभी करंटली है यूएस में, और हमारे यहाँ पे 1.65 टू 1.7 लैक्स पर 10 ग्राम हो गया है। इसका थर्ड कारण है स्टेबिलिटी का, बेस्ट इन मार्केट क्रैश। जैसे ही मार्केट क्रैश होता है, जब भी हो, अभी मार्केट एकदम हाई में 26,000 टच कर चुका है, जब भी मार्केट क्रैश करेगा तो सब लोग सेफ एसेट की तरफ भागेंगे। सेफ एसेट मतलब गोल्ड एंड सिल्वर। तो जैसे ही प्राइस कम हो गए सारे स्टॉक्स के, पूरा शेयर मार्केट डूब गया है, तो फिर सब लोग गोल्ड को खरीदने के लिए जाएंगे, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस स्काई रॉकेट हो जाता है। करेंसी जब कोलैप्स होती है तब गोल्ड का प्राइस हाई हो जाता है। ओके, जब गो जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है, कोई देश किसी देश को धमकी देता है, तो फिर ऐसा लगता है कि वॉर होने वाला है, वॉर होने वाला है, तो शेयर मार्केट इंटरलिंक्ड होता है हर देशों से। जैसे ही यूएस का मार्केट नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि भारत का मार्केट वहीं पे खड़ा रहेगा, वो भी नीचे जाएगा। वो जो भी कोई न्यूज़ आती है उससे ऊपर नीचे होते रहता है वो, जैसे लोग खरीदते बेचते रहते हैं उसमें। तो जैसे ही जियो पॉलिटिकल आता है, कोई टेंशन आता है, कोई किसी पे वॉर करने वाला होता है, सबसे पहले गोल्ड के प्राइजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर इट इज लिमिटेड, अनलाइक मनी, मनी कैन बी प्रिंटेड, गोल्ड लिमिटेड है, उसका एक लिमिट में उसका एग्जिस्टेंस है। नोट का एग्जिस्टेंस जितना छापो उतना, पेपर ही तो है। और पेपर गवर्नर के प्रॉमिस पे चल रहा है, गवर्नर के प्रॉमिस तो कितना भी छाप सकते हैं, छापना ही तो है। और गोल्ड का ऐसा नहीं है, गोल्ड लिमिटेड है। अभी हम बात करते हैं स्टॉक्स की स्टेबिलिटी। स्टॉक्स को क्यों इतना स्टेबल और इतना, सबसे ज़्यादा, एक न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले, एक डाटा आया था
कि दिसंबर 2025 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है हिस्टोरिकली। इससे पहले उतना अमाउंट म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में कभी गया ही नहीं। तो इंडिया एक हाईली मोटिवेटेड कंज्यूमर है म्यूचुअल फंड का। चाहे वो शॉर्ट टर्म में कितना भी नीचे उतरे या फिर ऊपर जाए, पर लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ग्रो ही करता है। जैसे 2008 में क्रैश आया था, तो 2011-12 तक वो ठीक हो गया था। वापस बैक टू हिस्ट्री में, जब जहाँ से 2008 में मार्केट गिरा था, वहीं पे 2011 पे वापस आ गया और अभी ऊपर ही है। जैसे ही 2021 में कोविड के टाइम पे जब मार्केट गिरा था, तो विद इन 6 मंथ्स में मार्केट ने रीगेन किया था पूरी पोजीशन उसकी वापस आ गई थी 6 मंथ लेटर। ओके, देन जो इथिकल मैनेजमेंट है स्टॉक्स का, जैसे कि फ्रॉड्स नहीं होते हैं, ठीक है, स्कैम्स कम होते हैं बोलना, जो लोग ट्यूशन्स और ट्रेडिंग के हिसाब से लोगों को बहकाते हैं कि इसमें हम बहुत आपका पैसा बना देंगे, आपका फ्यूचर हो जाएगा सेट। पर वो उन्हें ट्रेडिंग में सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि सेबी का रिपोर्ट है कि 92% ऑफ ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स लॉस कराते हैं। तो इसमें फ्रॉड्स नहीं होता है, हाईली रेगुलेटेड बाय सेबी होता है, इसलिए स्टॉक मार्केट सेफ भी है, कोई अनसेफ नहीं कह रहे। डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इंग्लिश की कहावत है, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। मतलब सारे के सारे एग्स को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। वैसे ही अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, सीमेंट सेक्टर्स होता है, आईटी सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर होता है, जिसमें हमें अपने शेयर्स को डाइवर्सिफाई करके रखना होता है। सिर्फ बैंकिंग खरीद लिया, सिर्फ आईटी खरीद लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आप डाइवर्सिफाई करेंगे, अगर एक सेक्टर थोड़ा कम ग्रो किया है, तो बाकी के सेक्टर्स आपका उसमें साथ निभा देते हैं बाकी के शेयर्स का, तो आपका पोर्टफोलियो है वो ठीक ठाक ग्रो कर लेता है। ओके, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपने और मैंने देखे हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड में पीएफ अकाउंट्स में, पीएफ के जो पैसे डिडक्ट होते हैं सैलरीड पर्सन के, तो वो सब लॉन्ग टर्म ही होता है। उसको 60 साल के बाद उसको मिलते हैं, जो थोड़ा बहुत इक्विटी में भी इन्वेस्टेड होता है। तो फिर जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के जो लोग हैं ना, वो कुछ कुछ लॉन्ग टर्म भी है। सारे लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। कुछ लोग स्टॉक्स को खरीद के रखते हैं। उनके स्टॉक्स अभी लाखों के करोड़ों हो गए, जिन्होंने 1980s 1975 में कुछ स्टॉक परचेस करके रखे होंगे। तो ओके, जब जब करेंसी गिरती है ना, आपने देखा होगा पिछले 50 ईयर्स का रिकॉर्ड है, जब जब करेंसी गिरी है, तब तक तब गोल्ड का प्राइस हाई हुआ है। ओके, 2000 में देखिए, 10 ग्राम सोना 8,000 में मिलता था। 10 ग्राम सोना 8,000 में मिलता था। अभी वही 10 ग्राम सोना 1,60,000 में मिलता है। ये पिछले सिर्फ 26 साल की बात है, ज़्यादा समय हुआ नहीं है। जब जब क्राइसिस आती है, सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भागते हैं। गोल्ड को परचेस करना उन्हें सेफ लगता है। यहाँ तक कि जो सेंट्रल बैंक्स है, आपको मैंने कुछ देर पहले बताया अभी, जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है, क्योंकि जब भी कोई क्राइसिस की सिचुएशन आएगी, तो उनके देश की जो पब्लिक है, वो सरकार पे विश्वास सिर्फ इसलिए करेगी क्योंकि उनके पास में गोल्ड है। देखिए, वो सरकार अपने लोगों को बता सकती है कि मेरे पास इतना गोल्ड, देखिए अपने सरकार के पास में इतना गोल्ड है, अपन गरीब लोग नहीं है, अपना आप विश्वास बनाए रखिए। ऐसा वो विश्वास बना के रखना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो लोग अपने देश में गोल्ड रिजर्व करके रख रहे हैं, क्योंकि वही सेफेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्ट वर्दी एसेट है, गोल्ड। अब आप सोच सकते हैं कि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम्म, पसंद आया तो
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ टॉपिक सबको अच्छे लगे हो या फिर कुछ ना समझ में आया हो तो फिर आप वीडियो को वापस भी या फिर मिडल ऑफ द कंटेंट भी देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। दिस वाज प्रतीक चौरे एंड दिस टॉपिक वाज व्हाट शुड आई बाय।